सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने भक्तिकाल का प्रकरण 1 और 2 समाप्त कर लिया है। आज शुरू करेंगे प्रकरण 3। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने 2 धाराओं पे भक्तिकाल को डिवाइड किया है और 6 प्रकरणों में उसको बांटा है। तो 2 धाराओं में से जो निर्गुण धारा है उसमें हमने ज्ञान मार्गी कवि यानी कि संत कवियों को पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे निर्गुण धारा में ही दूसरे जो आते हैं प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा को। तो आज सूफी शाखा को शुरू करते हुए आइए देखते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है ना। तो निर्गुणोपासक तो वो भी थे, कबीर वाला जो पढ़ा हमने ज्ञान मार्गी वाले वो भी थे, लेकिन ये दूसरी शाखा थी जो क्या थी, प्रेम गाथाओं के रूप में थी। ध्यान रखेंगे, दूसरी शाखा जो निर्गुणोपासक थी वो कैसी थी, प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन करती थी जो ईश्वर को क्या था, मिलाने वाला था, तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। और इसका आभास किस में है, यानी कि लौकिक से अलौकिक वाला इनका प्रेम रहता है। तो इसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में यानी कि धरातली प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। तो आइए देखते हैं सूफी कवियों में कौन कौन यहाँ पे हैं। पहले कवि के रूप में कुतुबन, आपको यहाँ अवगत करा दें। जब प्रश्न इस तरह से क्रिएट होता है कि शुक्ल जी ने सूफी में सबसे पहला कवि कौन माना है और इनकी यह सूफी रचना कौन सी पहली मानी हुई है, तो हम लोग कहते हैं कि मृगावती मानी है। इससे पहले जो प्रथम कवि के रूप में आप लोग देखते हैं, किसी ने हंसावली को माना है या किसी ने मुल्ला दाऊद की कथा जो मिलती है उसको माना है। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने जो अपना प्रेमाख्यान कवियों का वर्णन दिया है वो कुतुबन से ही शुरू किया है, क्योंकि ये पहले कवि के रूप में या पहली रचना के रूप में किसको मानते हैं, कुतुबन को मानते हैं। तो हंसावली या ये सब इनके उसमें नहीं प्राप्त है। तो आइए देखते हैं कुतुबन को। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान, जो अंडरलाइन होगा उसको फोकस करिएगा क्योंकि प्रश्नोत्तरी वहाँ से उठेंगे, ठीक है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। पहली बात है कि शेख बुरहान किसके शिष्य हैं, और गुरु शिष्य तो पूछा ही जाता है, तो ये शेख बुरहान के शिष्य हैं, ठीक है। और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित हैं। और जो बादशाह उस समय किसी न किसी पे ये आश्रित रहते थे, तो जो बादशाह उसमें, तो इनके उसमें आप देखेंगे तो जो मसनवी शैली होती है उसमें भी इसी तरह का वर्णन होता है। ईश्वर, फिर क्या कहते हैं, गुरु, और फिर बादशाह, फिर अपना खुद का परिचय, है ना। तो इस तरह से वो जो शैली रहती है उसके आधार पर ये 3 बातें हमको ध्यान में रखनी है कि ये इनके गुरु कौन थे और ये इनके साथ जो बादशाह हैं वो कौन है। तो ये चिश्ती वंश से हैं, पहले तो ध्यान रखेंगे कि कुतुबन जो हैं ये चिश्ती वंश से हैं। और किसके शिष्य हैं, तो शेख बुरहान के शिष्य हैं। तीसरी बात है कि ये किस बादशाह के आश्रित थे, तो जौनपुर के बादशाह हुए हैं हुसैन शाह, उनके ये आश्रित थे। यानी कि हुसैन शाह कहाँ से हैं, जौनपुर से हैं। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग, तो ये समय ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी कि संवत 1550 है, ठीक है। इस 1550 में से आप जब 57 कम कर देंगे तो आप मान के चलिए कि लगभग 1494-95 के आसपास इनका, 93-94 ऐसे इनका समय निकलेगा। इन्होंने मृगावती नाम की एक रचना, इनकी क्या है, मृगावती है नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी, जिसको संवत 1558 में लिखा है, ठीक है। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव, एक नाम आ रहा है देखेंगे, तो चंद्रनगर के राजा हैं और ये गणपति देव राजा है और उनका बेटा है राजकुमार, ठीक है, इनका पुत्र है राजकुमार। और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती। तो ये 2 नाम विशेषता आप लोगों को जो एकदम से गोले मैंने कर दिए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये जो रचना हम पढ़ रहे हैं
खासकर नायिका प्रधान ही मिलते हैं ज़्यादा, फिर एक दो रचनाएं जैसे यूसुफ जुलेखा यूसुफ के नाम से मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो नायिका प्रधान यानी कि नायिका को लेके लिखी गई हैं। तो इसमें जो नायक है, नायिका का नाम तो आपको स्पष्ट हो जाता है रचना से कि मृगावती की कहानी इसमें है, लेकिन मृगावती के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मृगावती है कहाँ से। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मृगावती का रूप कंचन की तरह है ना। तो ऐसे अगर आपने एक ट्रिक थोड़ा सा दिमाग में कल्पना करी कि मृगावती का रूप कंचन की तरह है, तो मृगावती के रूप से इनके पिताजी का नाम आएगा रूप मुरारी, और कंचन की तरह है, कंचन की तरह से इनका स्थान निकलेगा कंचनपुर। ठीक है, मृगावती का रूप कंचन की तरह है, तो मृगावती इसमें नायिका है, रूप से रूप मुरारी इनके पिता हो जाएंगे, और कंचन की तरह, कंचन कहते हैं एक तरह से सोने को, तो कंचन से कंचनपुर की ये रहने वाली हैं। ठीक है, ऐसे ही राजकुमार इसमें नायक है, नायक के लिए भ्रमित नहीं होना है, नायक का नाम इसमें राजकुमार है, और ये गणपति देव के पुत्र हैं और चंद्रनगर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये चंद्रनगर के हैं, चंद्रनगर और गणपति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रनगर और गणपति के पुत्र राजकुमार हैं। इनकी दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। तो इनका कुल न कुल नायक नायिका के माध्यम से क्या होता है, जब ये अपने प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं ना, तो आप आगे की कहानियों में पढ़ेंगे कि बहुत सारे नायिका को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ या ये सब इनको करना पड़ता है। तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, जैसे इनको लौकिक प्रेम प्राप्त हो जाता है यानी कि प्रेमिका प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अलौकिक प्रेम यानी कि भगवत प्रेम को इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इसका कहने का मतलब है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग, जो प्रेम मार्ग में यानी कि राजकुमार को मृगावती को प्राप्त करने में जितना भी उनको त्याग और कष्ट हुआ, वो त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक यानी कि राजकुमार ने जो भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया, तो उसने उसको प्राप्त कर लिया। तो प्रेम के मार्ग में जितने भी त्याग कष्ट, इन हर सूफी रचनाओं में आपको देखेगा कि नायक घर छोड़ के चला जाता है, यानी कि घर छोड़ के जाकर के वो प्राप्त किसको कर रहा है, उस नायिका के लिए बहुत कष्ट सहन कर रहा है, प्रेम मार्ग में त्याग और कष्ट उसको प्राप्त हो रहा है। उन कष्टों को सफल करके अंत में वो नायिका को जो प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लिया, उसने अलौकिक ईश्वर तक वो पहुंच गया है। नायिका प्राप्ति मतलब अलौकिक ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमयी आध्यात्मिक आभास मिलते हैं। तो जो इनकी सूफियों की शैली रहती है, बीच बीच में उसमें क्या मिलते हैं, कथा के बीच बीच में बड़े सुंदर और रहस्यमयी, है ना, तो रहस्यमयी आध्यात्मिक आभास मिलते हैं। अब कहानी देखेंगे मृगावती की। ठीक है, ये कथा है मृगावती की। कहानी का सारांश यह है, चंद्रगिरी के राजा, पहले भी पढ़ चुके हैं, चंद्रगिरी के राजा गणपति देव और इनका पुत्र है, और कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की पुत्री मृगावती है, नाम की राजकुमारी पर मोहित होता है। तो जो राजकुमार रहता है, गणपति देव का पुत्र राजकुमार, ये कंचनपुर की जो रानी रहती है मृगावती, उन पर ये मोहित होता है। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती है। ध्यान रखेंगे कि राजकुमारी को एक आगे की जब कहानियाँ पढ़ेंगे, जब आप मधुमालती और उसको पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि मधुमालती भी श्रापित हो जाती है, उसकी माँ के द्वारा उनको श्राप मिलता है और वो भी उड़ के पक्षी बन के चली जाती हैं, है ना। तो इसलिए एक राजकुमारी जो स्वतः ही उड़ने की विद्या जानती है, वो कौन है, वो मृगावती है। लेकिन माँ द्वारा श्रापित होकर के जो पक्षी बन के उड़ती है, वो कौन है, वो मधुमालती है ना। तो इस तरह से ये उड़ने की विद्या से जो प्रश्न क्रिएट होते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक स्वतः ही उड़ने की विद्या जान रही है, तो यहाँ पे अगर स्वतः विद्या पक्षी बन के उड़ने की विद्या जानने वाली नायिका कौन थी, प्रश्न बनता है, तो वो कौन है, ये मृगावती है। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास पहुंचता है। जब इसको प्राप्त करना होता है, तो बहुत सारे कष्टों के बाद राजकुमार उसके पास तक पहुंचता है। पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर उड़ जाती है। ठीक है, तो जब पक्षी रहती है, हमने पढ़ लिया कि वो विद्या जानती है
है ना। तो उड़ने की विद्या जानती है। तो एक दिन वो क्या करती है कि उसको धोखा दे करके राजकुमार को उड़ जाती है। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ता है और अब उसको प्राप्त करना, वो तो धोखे से उड़ गई, बताया कि तो गई नहीं है। तो क्या होता है, राजकुमार उसको योगी के भेष में, यहाँ पे नायक जब अपने घर को छोड़ते हैं तो योगी के भेष में उनको बताया गया है। योगी के भेष में नायक क्या करता है, इन योगी होकर के निकल पड़ता है। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाया। तो यहाँ पे बहु विवाह वाला जो आता है वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि एक जब ये जाते हैं मृगावती की खोज में, तो समुद्र से घिरी हुई एक पहाड़ी होती है। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं एक रुक्मणी नाम की सुंदर कन्या उनको दिखाई देती है और उसको एक राक्षस ने मतलब हरण करा होता है और उसको ये उसी राक्षस से ये राजकुमार जो रहते हैं रुक्मणी को बजाते हैं। तो दूसरी उपनायिका के रूप में इसमें रुक्मणी आ रही हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। उस सुंदरी के पिता ने, यानी कि रुक्मणी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका क्या किया, विवाह कर दिया। तो बहुविवाह की प्रथा थी। जब स्त्री को कोई बचाता था तो स्वाभाविक था उसके पिता के द्वारा उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। तो ये हरण की हुई जो लड़की थी वो रुक्मणी थी। दूसरी नायिका इसमें मृगावती में कौन आई है, रुक्मणी आई है। तो इन दोनों का पिता की आज्ञा से क्या होता है, विवाह हो जाता है। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य करती है। और जब खोज तो वो मृगावती की कर रहे थे और अंतोदगत्वा वो नगर में पहुंच जाते हैं जहां मृगावती क्या करती है, उनके पिता यानी कि रूप मुरारी की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद ये राज सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रही थी। वहाँ वह 12 वर्ष रहा और जब ये उनको प्राप्त कर लेता है तो यहाँ प्रश्न पूछेगा कि एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब मृगावती की खोज में राजकुमार गए हुए थे तो ये मृगावती के राज्य में जब उनको ढूंढ लेते हैं तो कितने वर्ष तक वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न क्रिएट होता है कि वो 12 वर्ष तक वहाँ रहते हैं। ठीक है। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। जब अब वो 12 वर्ष से नहीं आ रहा है किसी राजा का बेटा, तो स्वाभाविक है कि वो भी दूत का पता लगाएंगे कि बेटा गया कहाँ है ना। तो उनके पिता ने भी उनकी खोज खबर करवाई और पता जब उनको चल गया कि ये मृगावती के वहाँ है तो उनको घर बुलाने के लिए इनके पिताजी यानी गणपति चंद्र जो हैं उन्होंने क्या किया था, एक दूत भेजा था। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा। अब मृगावती से उनको प्राप्त कर लिया था तो उनको अपने साथ लिवा आए और मार्ग में हमने पढ़ा था कि रुक्मणी से भी उन्होंने विवाह किया था। तो ठीक है, तो मृगावती से उनका विवाह हुआ था। तो विवाह हुआ तो रास्ते में इनको रुक्मणी मिली तो उनको भी ये साथ ले गए। ठीक। फिर इसके बाद आता है कि राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा। अब दोनों पत्नियों के साथ जब ये अपने पिता के वहाँ पहुँचते हैं तो आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गए। तो ऐसे प्रश्न एक यहाँ पे बन सकता है कि किस नायक की मृत्यु आखेट करते समय हाथी से गिरकर हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि मृगावती में नायक की मृत्यु आखेट करते समय हाथी से गिरकर हो गई थी। अब इसको याद करने के लिए ना आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो नायिका का नाम आप ध्यान रखिए, मृगावती। मृग मतलब एक पशु, मतलब हम हिरन को ही जानते हैं ना, मृग का मतलब हिरन है, ये हिरन है। तो आप ऐसे कल्पना करिए कि किसी जानवर के उसमें से ही गिरे थे और जानवर वाला नाम मृग में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए नायक गिर के मृत्यु हुई है तो राजकुमार की हुई है हाथी से गिर के। यहाँ मृग आया है तो आपको हाथी स्मरण करना है कि हाथी से गिरकर हुई है। तो केवल एक जो नाम है उस नाम से मैं यहाँ पे नायक की मृत्यु को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मृग से हिरन होता है और यहाँ पे नायक की मृत्यु किसी पक्षी, ये पशु के ही उससे गिर के हुई है। तो जैसे ही आपको मृग याद आ जाएगा ना तो आप लोग ध्यान कर लेंगे कि जिसमें मृग ही आया है रचना में, यानी कि उसी का नायक क्या है, वो भी पशु से गिरा हुआ है। तो मृगावती में मृग आ रहा है तो उसी मृग से आप ध्यान रखेंगे कि जो राजकुमार, जो राजा इसमें नायक रहता है, उसकी मृत्यु भी पशु से गिर कर की होती है। और पशु कौन होता है, हाथी होता है। हाथी के उससे गिर के मृत्यु हो जाती है। उनकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो जाती हैं। अब यहाँ पे सती प्रथा उसमें होगा, लेकिन अंत में ये दोनों स्त्रियां जो होती हैं ये भी क्या होते हैं, उनसे मिलने की उत्कंठा में, उनको नहीं प्राप्त हो गया था, वो छोड़ के चले गए थे, तो अपनी भी मृत्यु करके उनके साथ हम भी मिल जाएंगे, ये उत्कंठा उनके अंदर थी। तो दोनों क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। यहाँ पे इनके सती होने के लिए एक पंक्ति मिलती है और पंक्ति आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इस
इसमें जो पंक्ति आती है वो क्या है, रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि का चरित न जाने आनु, जो सृजा सो जानी न्यानु, है ना। तो यहाँ पे इस पंक्ति का आप ध्यान इस रुक्मणी से कह सकते हैं, रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, रुक्मणी पुनः वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई, है ना। तो यहाँ पे रुक्मणी से आप नायिका को स्मरण करिएगा कि रुक्मणी किस में है, किसकी उपनायिका के रूप में है। तो रुक्मणी हमारे मृगावती में उपनायिका के रूप में आती हैं, जिसको राक्षस से राजकुमार बचाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे ही ये पंक्ति आपको रुक्मणी से मिले तो लगा दीजिएगा कि ये मृगावती की है। अब दूसरे कवि के रूप में हम देखेंगे मंझन को। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं। तो क्या कहते हैं कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिलती है। तो इनकी रचना ना मधुमालती है, ये आपको ध्यान रखना है। मधुमालती पहले तो कृति जहाँ हमेशा पूछी जाती है कि रचना किसकी है, तो मधुमालती ये रचना आ रही है, तो ये मंझन की रचना है, ठीक है। माँ से मधुमालती, माँ से राइटर का नाम है मंझन, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो मधुमालती मिली है ये एक खंडित प्रति है। इसमें ये दो नायक नायिकाओं को लेकर चलने वाली कहानी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस रचना की है कि इसमें दो नायक नायिका आते हैं, एक दो कथाएं इसमें चलती हैं, एक मधुमालती और मनोहर की चलती है और एक साथ में तारा और दूसरे नायक की चलती है, ठीक है। अभी आएंगे हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये बहुविवाह, जैसे कि सूफी कवियों में, सूफी रचनाओं में हम देखते हैं कि जो भी उपनायिका के रूप में आती है लगभग उसके साथ नायक का विवाह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो उपनायक और उपनायिका के रूप में आते हैं ये एक दूसरे को भाई बहन बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुविवाद का खंडन मिलता है। तो यही वो रचना है जिसमें नायक दूसरी नायिका मिलने पर उससे विवाह नहीं करता है बल्कि उसको बहन बना लेता है। तो इस तरह की दोनों ये जो सूफी रचनाएं मिली हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण रचना इसलिए हो जाती है कि इसमें बहुविवाह का खंडन है। तो ध्यान रखेंगे बहुविवाह का खंडन भी है और मधुमालती खंडित प्रति भी है। और इसमें जो तारा और उनका वर्णन मिलता है अंत में कि वो झूले में झूल रहे होते हैं, इसके बाद क्या हुआ था नहीं पता चलता है, यहीं से वो प्रति खंडित रहती है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है इस रचना के विषय में कि ये बहुविवाह का खंडन है इसमें। और दूसरी बात, ये प्रति क्या है, खंडित प्रति है। आगे देखेंगे जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता है। इनकी ये रचना में मधुमालती में लेखक की कोमल कल्पना और उनकी स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाई और दोहे थे। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाई यानी कि 5 चौपाई यानी अर्दालियों के उपरांत एक क्या है, दोहे का क्रम है। 5 चौपाइयों के बाद, ये हमने मृगावती में नहीं पढ़ा था लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि मृगावती के समान यानी मृगावती में भी 5 चौपाइयाँ और उसके बाद एक दोहा दिया गया है, दोहे का धत्ता मिलता है, ठीक है। 5 चीज़ें चौपाइयों में चलेंगी, फिर उसके बाद एक धत्ता आएगा। तो 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का क्रम मृगावती में भी है और मधुमालती में भी है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है। मृगावती हमने देखा छोटा सा पढ़ लिया, कोई उसमें ज़्यादा इतना विस्तृत नहीं किया है, लेकिन जब आप मृगावती की कंपैरिजन में मधुमालती को पढ़ेंगे तो इसकी जो कल्पना की है ना, इसमें जो बहुत सारा कल्पित किया गया है, तो वो कल्पना इसमें विशद है, बढ़ा के है, और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। और जो वर्णन मिलता है वो भी हृदय को छूने वाला है, हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अनेक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। तो ध्यान रखेंगे कि आध्यात्मिक प्रेम भाव उसमें भी था, क्योंकि जो सूफी में नायक रहता है, नायक का अपनी प्रेमिका को प्राप्त करना यानी कि आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए इन्होंने क्या किया है, प्रेम भाव तो लिया ही है इसमें, लेकिन साथ में प्रकृति के अधिक दृश्यों का भी समावेश किया है। तो अगर प्रश्न बन जाता है कि आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के अधिक दृश्यों को किसने समावेश किया है, तो ध्यान होना है कि मधुमालती यानी कि मंझन की मधुमालती में मिलता है प्रकृति का समावेश। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है तो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। तो इसकी कहानी भी क्या है, थोड़ा जटिलता बना दी, कल्पना करके या उसको थोड़ा सा कठिन बना दिया गया है, ठीक है। तो कहानी यहाँ पे दी जा रही है, ध्यान देंगे।
अब दूसरे हम पढ़ रहे हैं मधुमालती को। तो मधुमालती की कथा क्या है देखिए। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नाम के एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। अभी इतना बड़ा कल्पना है ना कि कनेसर नगर है। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, कनेसर नगर के राजा हैं सूरजभान। तो पहली बात, सूरजभान को आपको याद रखना। सूरजभान किस में आ रहे हैं? मनोहर के पिता के रूप में आ रहे हैं। तो आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि मधुमालती का नायक कौन है? मौसे मधुमालती, तो मौसे मनोहर ही नायक है। ठीक है। अब मनोहर के पिता का क्या नाम है? तो सूरजभान है। राजा सूरजभान है, जो कहाँ के राजा हैं? तो कनेसर के राजा हैं। ठीक है, कनेसर के राजा हैं सूरजभान, उनका पुत्र है मनोहर। ये क्या करते हैं कि अपने वहाँ पे जब सोए रहते हैं तो रात्रि में अप्सराएं आती हैं और इनको महारस नगर की राजकुमारी मधुशाली की चित्रसारी में रखाती हैं। तो ये अब वो तो कनेसर के हैं और ये जो मधुमालती है ये कहाँ की है? महारस नगर की है। महारस नगर की मधुमालती है। तो मधुमालती का जो स्थान है जहाँ वो रहती हैं उनका भी स्थान का नाम माँ से ही है, तो महारस की मधुमालती हैं। इनकी चित्रसारी, इनका जो कमरा रहता है चित्रसारी, वहाँ पे ये रखाते हैं। ठीक है। वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ। अब चित्रसारी में मधुमालती भी हैं। वो जब नींद से जागते हैं तो जागने पर ये दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो दोनों आपस में दोनों का मिलना होता है और दोनों एक दूसरे पर क्या होता है? मोहित हो जाती हैं। अब इस तरह से कोई अचानक से चित्रसारी में दोनों मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कौन कहाँ से आया, क्या हुआ। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है? दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और जब इनसे मधुमालती पूछती हैं कि आप कौन है तो ये अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? परिचय में भी क्या कह रहे हैं देखिए। मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। पूरी की पूरी लाइन आप कोडेट करेंगे। ये पूछ सकते हैं कि ये कथन किसका है ना? तो ये किसने कहा है? तो ये एक कथन के रूप में, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैंने इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। ये कहने वाले कौन है? मनोहर हैं। और कहाँ कह रहे हैं? मधुमालती की चित्रसारी में ये कह रहे हैं जब मधुमालती इनसे पूछती है कि तुम कौन हो। ठीक है। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और इसके बाद क्या होता है? दोनों में जब वार्ताएं होती हैं तो फिर ये फिर से सो जा रहे हैं। ठीक है। जब ये सोते हैं तो अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उनके ही घर रख के आ जाती हैं। अब वो जगे हुए कंडीशन में तो नहीं रख सकती थी क्योंकि उनको स्मृत रहता है ना। तो ये क्या करती हैं, जब ये दोनों बातें करते करते सो जाती हैं और रात्रि का समय रहता है क्योंकि अप्सराएं जो होती हैं उनको रात्रि में ही चित्रसारी में रख के आती हैं। रात्रि में ही दोनों जागते हैं तो एक दूसरे से मिलना होता है, पूरी वार्ता करते हैं। उसके बाद जब इनके बातें करते करते इनको नींद आ जाती है तो फिर अप्सराएं पुनः राजकुमार को वहां से मधुमालती की चित्रसारी से उठा के उनके घर रखाती हैं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे, अब सुबह हुई तो दोनों जब अपने अपने जगह पे जगते हैं तो प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं, है ना। अब उनको उनकी स्मृति आती है कि उन्होंने रात में इस तरह से देखा है और उनको उनकी आती है, मधुमालती को मनोहर की, मनोहर को मधुमालती की। तो दोनों क्या होते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा। अब जब इनको एक दूसरे के व्याकुल हो गए, वो तो स्त्री है वो नहीं निकलती है, लेकिन राजकुमार क्या होता है जब उनको बहुत वियोग हो जाता है तो ये घर से निकल पड़ते हैं और समुद्र मार्ग से यात्रा की। तो ज़्यादातर इसमें समुद्र मार्ग से ही यात्रा दिखाई गई है। तो ये क्या करते हैं? समुद्र मार्ग से यात्रा करते हैं। मार्ग में तूफान आया। इसमें जो इनके साथ गए रहते हैं ना, इष्ट मित्र इधर उधर बह जाते हैं। तो इनके साथ जो गए रहते हैं वो इष्ट मित्र इनके क्या होते हैं? इधर उधर बह जाते हैं। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा और ये भी बह रहे थे, लेकिन इनको एक पटरा मिल गया था लकड़ी का, तो उसी में बहते हुए एक जंगल में ये उसके किनारे वो पटरा लगा तो ये जंगल में चले गए, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। और वो जंगल देखिए, इतना बड़ा जंगल है लेकिन वहाँ इनको एक स्त्री जो है वो पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वो चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। अब यहाँ पे दूसरी उपनायिका के रूप में आ गया ये प्रेमा।
ठीक है। तो प्रेमा जो आती है ये चित्रसेन की पुत्री रहती हैं, और चित्रसेन की पुत्री हैं तो स्थान का नाम आप याद रखिएगा, चित विश्रामपुर इनके पिता वो जन्म स्थान का नाम है। प्रेमा के पिता हैं चित्रसेन, और चित्रसेन की जो नगरी है वो क्या है, चित विश्रामपुर। तो ये चित विश्रामपुर से थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। तो इसको भी चित विश्रामपुर से किसने उठा दिया था, प्रेमा को, राक्षस को। ऐसी घटनाएं इसमें बहुत होती हैं उपनायिका के रूप में, ठीक है। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। तो इसमें नायक क्या करता है, राक्षस को मार देता है और प्रेमा का उद्धार कर देता है। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि मधुमालती की सखी कौन थी, है ना। तो प्रेमा किसकी सखी है, मधुमालती की सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। तो ऐसे ही इनकी वार्ता होती होगी, तो उसमें इनको पता चलता है कि मधुमालती को खोज रहे हैं। तो वो बोलती हैं, प्रेमा बोलती हैं कि मधुमालती जो है वो मेरी सखी है और मैं तुझसे मिला दूंगी, उसको तुझसे मिला दूंगी, ये कहती है। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आई। फिर क्या होता है, राक्षस तो मार दिया गया था, तो वो मनोहर के साथ कहाँ आती है, अपने पिता के वहाँ, यानी कि चित्रसेन के वहाँ चित विश्रामपुर पे आ जाती है। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है। तो ये घटनाएं अक्सर होती हैं, जैसे किसी को बचाया जाता है तो उसमें उसके पिता के द्वारा अपने पुत्री का हाथ जो होता है उस नायक को सौंप दिया जाता है, यानी उनका विवाह करा दिया जाता है। तो यहाँ भी वही घटना होती है कि मनोहर का जब उपकार सुना कि मेरी बेटी को इन्होंने बचाया है, तो उनके पिता के चित्रसेन के मन में यह आता है कि वो अपनी बेटी का विवाह मनोहर के साथ कर ले। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार कर देती है कि मनोहर मेरा भाई है। ये देखिए, यहाँ जो भाई वाली घटना आती है ना, यहीं पे बहुविवाह का खंडन होता है। अगर ये नहीं होता तो इन दोनों का भी उपनायिका के रूप में, दूसरी पत्नी के रूप में ये हो जाती है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो उसको भाई बना लेती हैं और मधुमालती से मिलाने का उनको वादा करती हैं। और मैंने उसे उनकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। तो अपने पिता को बोलती है कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैंने इनको अपना भाई बनाया है और ये जिससे प्रेम करते हैं मधुमालती को, उससे मैंने मिलाने का इनको वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आती हैं। अब यहाँ पे रूपमंजरी नाम आ रहा है, ध्यान रखेंगे। रूपमंजरी किसकी माता का नाम है, तो मधुमालती की माता का नाम है रूपमंजरी, ठीक है। रूपमंजरी किसकी माता का नाम है, तो मधुमालती की माता का नाम है रूपमंजरी। तो ये मित्र रहती हैं तो बुलाती हैं इनको। तो रूपमंजरी के साथ मधुमालती प्रेमा के घर पे आती हैं और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप कर दिया। जैसा प्रेमा ने वादा किया था मनोहर को मिलाने का, तो वैसे ही ये वहाँ पे मिला देती हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, चित विश्रामपुर में ही मिलते हैं ये लोग। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। और जब घर पहुंचते हैं ये लोग तो देखते हैं कि सुबह जब रूपमंजरी यानी मधुमालती की माता जब चित्रसारी में जाती हैं तो देखती हैं कि ये मधुमालती जो है वो मनोहर के साथ है। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पे पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। अब यहाँ माता को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये चित्रसारी में एक साथ थे, लेकिन जब ये जगे तो दोनों ने अपने को अलग अलग पाया। और जब ये जग गए थे तो मधुमालती को उनकी मम्मा जो रूपमंजरी रहती है वो कहती है कि मनोहर को छोड़ दें, है ना, और उनको अपनी कन्या को बहुत भला बुरा कहकर उससे प्रेम करने को छोड़ने को कहती हैं। जब उसने न माना तो माता ने श्राप दे दिया। तो मैं जो आपको बता रही थी कि पक्षी होने की बात है ना, पहले ही मैं जो बताई थी यहाँ पे आया है कि इनकी जो माता रूपमंजरी रहती हैं वो साप दे देती हैं कि तू पक्षी हो जा। ये साप किसको देती है, मधुमालती को। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने लगी, लेकिन अब पक्षी है तो रहेगी नहीं ना वहाँ पे, तो पक्षी थी तो ये उड़ गई और माता इससे क्या हुई, उसको दुख हुआ कि मैंने अपनी बेटी को साप दे दिया। अब वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रही थी तो वो पछताने लगी अपने साप को देकर और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद्र नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा, है ना। अब ये आ गए दूसरे उपनायक के रूप में ताराचंद्र, जिनके साथ प्रेमा का विवाह या प्रेमा की बात चलती है, ठीक है। उपनायक है ताराचंद्र और उपनायिका है प्रेमा। तो ये जो ताराचंद्र होते हैं ये जब उस पक्षी को नाम की, ये भी राजकुमार हैं, ठीक है, ये भी उस पक्षी की सुंदरता को देख करके उसको पकड़ना चाहते हैं ना। तो वो तो स्त्री थी और श्रापित थी तो सुंदर तो होगी ही, तो उसकी इतनी अच्छी सुंदरता थी कि ताराचंद्र उसको पकड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे मधुमालती से भी गलती होती है कि ये ताराचंद्र के पकड़ में आ जाती हैं। देखिए क्या गलती होती है कि मधुमालती को ताराचंद्र का रूप मनोहर से कुछ मिलता हुआ लगता है,
जो ताराचंद है ना वो राजकुमार थे, और जब पक्षी के रूप में ये भी ताराचंद को देखती हैं तो उसमें अपने पति, अपने प्रियतम मनोहर की छवि पाती है। और छवि पाने से क्या होता है कि ये थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। उड़ रही थी तो इनकी उड़ने वाली चाल जो होती है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है, ये रुक जाती है और ताराचंद के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से ताराचंद के द्वारा ये पकड़ी जाती हैं। ताराचंद्र ने उसे एक सोने के पिंजड़े में रखा। ध्यान रखेंगे, ताराचंद्र उसको जब पकड़ लेते हैं तो किस में रखते हैं। अगर प्रश्न बन गया कि किस में रखा था तो सोने के पिंजड़े में रखा था। राजकुमार है तो सोने का पिंजड़ा आम बात है, तो ये सोने के पिंजड़े में रखे थे। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को बताई। अब ये पक्षी रूप में जो मधुमालती हैं अपने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को सुनाती हैं, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा, है ना। अब यहाँ वहाँ तो वो स्त्री को बचाते हैं, क्या कहते हैं, मनोहर जब उसको बचाते हैं तो स्त्री वादा करती है कि मैं तुमको मिलाऊंगा मधुमालती से, है ना। अब यहाँ ताराचंद्र को जब ये मधुमालती अपनी कहानी बताती है तो ताराचंद्र प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तेरे प्रियतम मनोहर से तुझे मिलाऊंगा। अंत में वह उसे पिंजरे को लेकर के महारस नगर मधुमालती का घर है, ठीक है, वो वहाँ जहाँ वो रहती हैं, जहाँ की वो राजकुमारी हैं, महारस नगर में जाता है। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं, और इस तरह से पक्षी रूप में अपनी पुत्री को जब रूप मंजरी देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और मंत्र पढ़कर ऊपर जल छिड़कती हैं, जिससे वह पक्षी से पुनः क्या होती हैं, मनुष्य हो जाती हैं। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया। अब जब जो बचाने वाला होता है उससे ब्याह का प्रकरण, जैसे हमने तारा को बचाया तो तारा के पिता ने भी उसको बोला था ना कि मनोहर से तुम इससे विवाह कर लो, बस वही बात यहाँ भी हुई थी। यहाँ ताराचंद्र ने जब मधुमालती को बचाया था तो इनके माता पिता यानी कि रूप मंजरी और उनके पति यानी कि मधुमालती के पिता ने दोनों ने ताराचंद्र के साथ मधुमालती का विवाह करने की बात प्रकट की। पर ताराचंद्र ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है दोनों में, है ना। वहाँ तारा ने कहा, जब तारा के पिता ने बोला था कि मनोहर से विवाह कर लो तो तारा बोली थी कि ये इनसे विवाह नहीं करेंगे, ये मेरा भाई है और मैं इनकी प्रिय प्रेमिका है मधुमालती उनसे मिलाऊंगी, है ना। उन्होंने भाई बनाया था। यहाँ भी ताराचंद्र इसको बहन बनाते हैं, ठीक है। मधुमालती मेरी बहन है और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जैसे भी होगा उसको मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। अब मधुमालती की माता जो रूप मंजरी रहती हैं, जब वो इन सब की बातें जान लेती हैं और वैसे भी उनको पुत्री भी मिल जाती है तो इनका सारा हाल बता के उनको ये होता है कि क्या पता मनोहर प्रेमा के पास हो, तो ये लिखकर प्रेमा के पास चिट्ठी भेजती हैं। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती हैं और उसमें जो मधुमालती रहती हैं उसी अपने माता के पत्र में उनके लिए अपने हृदय का हाल लिखती हैं। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतनी में उसकी एक सखी आकर संवाद देती हैं कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है ना। तो ये इनकी माता भी होती हैं और इनकी पुत्री जो मधुमालती हैं, दोनों एक पत्र लिखते हैं प्रेमा के लिए कि अगर मनोहर का उसको कहीं पता हो तो वो बताएं कि यहाँ ऐसी स्थिति होती है। तो माँ अपने हिसाब से जो कुछ हुआ था उसको बताती हैं और जो मधुमालती रहती हैं वो अपनी चित्त की बातें बताती हैं। लेकिन इतने में ही एक सखी आकर संवाद देती है, वो बताती है कि राजकुमार जो मनोहर हैं वो योगी वेश में आ पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन यानी प्रेमा के पिता के नगर में जाता है। तो जो मधुमालती के पिता रहते हैं अपनी रानी रूप मंजरी को लेकर के, दलबल का मतलब है सेना के साथ, कहाँ, चित्रसेन यानी कि प्रेमा के पिता जो रहते हैं उनके नगर में जाता है ना। वहाँ हो सकता है कि वहाँ से ही ये मनोहर के मिलने की बातें उनको पता चली हो कि मनोहर योगी के वेश में मिला है। तो ये सब लोग वहाँ चले जाते हैं और मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। और ऐसा सब जान करके जब वो योगी वेश में मनोहर को पाते हैं तो उसके साथ मधुमालती और मनोहर का विवाह कर लेते हैं। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रूप में रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब ये वहाँ दलबल के साथ गए, विवाह हो गया है, तो विवाह के उपरांत भी मनोहर और मधुमालती का तो विवाह हो गया, 2 ये हो गए। ताराचंद्र भी इनसे वादा किया था मधुमालती से कि वो उनसे मिलाएगा, तो ताराचंद्र भी वहीं पे है। तो ये 3 लोग कहाँ ठहरते हैं, प्रेमा के वहाँ अतिथि बन के रहते हैं। एक दिन आखेड़ से लौटने पर ताराचंद्र, प्रेमा और मधुमालती क्या होता है, तो ताराचंद्र, प्रेमा और मधुमालती जब आखेड़ से ये लोग लौट आते हैं ना तो यहाँ पे
ताराचंद्र, प्रेमा और मधुमालती जब ये लोग आखेट से लौट आते हैं तो एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। तो जो ताराचंद्र रहते हैं ये प्रेमा और मधुमालती को देखते हैं कि एक साथ झूला झूल रहे हैं ना। तो जब ताराचंद्र आखेट से लौटते हैं और देखते हैं कि प्रेमा और मधुमालती एक साथ झूला झूल रहे हैं तो वो प्रेमा पे मोहित हो जाते हैं। उनको जब झूला झूलती हुई प्रेमा दिखती हैं तो प्रेमा पर मोहित हो जाती है और यहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं वो। मधुमालती और उसकी सखियाँ क्या करती हैं, उपचार में लग जाती हैं। किसके उपचार में लगते हैं, ये ताराचंद्र के उपचार में लग जाते हैं। इससे आगे की प्रति खंडित है और यहीं से ये जो मधुमालती की जो रचना पढ़ी जाती है कि ये खंडित है तो यहीं पर से ये खंडित मिलती है। पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद्र का विवाह हो गया होगा। तो अक्सर इनमें यही होता है ना कि राजा जिसके लिए व्याकुल होता है या जिसको देख के मूर्छित हो जाता है लगभग उनका विवाह हो जाता है। तो इसमें अनुमान किया गया है कि जिस तरह से कथा चली है मनोहर और मधुमालती का विवाह हो गया है और ये इनको देख करके अगर मूर्छित हुआ है तो ये कल्पित कर दिया कि आगे इनमें जाकर के विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना की है। तो ये कैसी है, उपनायक और उपनायिका को लेकर के चली हुई कहानी है। इसमें दो जोड़े होते हैं, ठीक है, एक नायक और नायक के रूप में, एक उपनायक और उपनायिका के रूप में। नायक में मनोहर और मधुमालती हैं, उपनायक उपनायिका में ताराचंद और प्रेमा है। तो ये ध्यान रखना है कि किस में है पूछेंगे तो मंझनकृत मधुमालती में है। तो यही उपनायक नायिका को लेकर के कथा को विस्तृत किया गया है इसमें। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। तो ये चीज़ तो हमें देखने को ही मिलती है ना कि प्रेमा और ताराचंद का ही त्याग रहता है कि आपस में विवाह नहीं करते हैं, दोनों नायक नायिकाओं को मिलाते हैं। तो इनकी जो सहानुभूति होती है, अपूर्व संयम होता है, निस्वार्थ भाव है, वो चित्र खींचा गया है। अब यहाँ प्रश्न अगर इस तरह से पूछते हैं कि मंझनकृत मधुमालती में सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र किन पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है, तो ध्यान रखेंगे प्रेमा और ताराचंद के माध्यम से दिखाया गया है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापक और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसी रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचाने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं। जैसा कि मंझन कहते हैं, ये पंक्तियां आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंक्ति किसकी है, देखेंगे। देखत ही पहचाने तो ही एही रूप जेहि छद्रियो मोही, एही रूप बुत अह छपाना, एही रूप सब रब सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति और सीऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीवू, एही रूप प्रगटे बहुभेषा, एही रूप जग रंग नरेसा। तो आप लोग यहाँ पे ये जो पंक्ति यहाँ पे पूछी गई है ना, ये वाली यही रूप शक्ति और सीऊ लगभग बहुत पूछी जाती है कि यही रूप शक्ति और सीऊ है ना, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। तो ध्यान रखेंगे ये पंक्ति अक्सर आती है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये किस रचना की पंक्ति है, तो मधुमालती की पंक्ति है मंझनकृत। अब देखेंगे ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति है। तो यहाँ पे ईश्वर का जो विरह होता है ना, वो सूफियों के वहाँ भक्ति की प्रधान संपत्ति। तो पूछा जाएगा कि भक्ति की प्रधान संपत्ति क्या है, तो ईश्वर का विरह। ध्यान रखेंगे ये ईश्वर का विरह क्या है, भक्ति की प्रधान संपत्ति है। तो अगर पूछा जाएगा कि सूफी रचनाओं के या सूफियों के वहाँ पे भक्त की प्रधान संपत्ति क्या होती है, तो ईश्वर का विरह होता है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवर्तन नहीं हो सका, किसी की आंख नहीं खुल सकती। और इस विरह के बिना कोई भी साधना के मार्ग में प्रवर्तन नहीं हो सकता, कहते हैं किसी की आंख नहीं खुल सकती है। तो पंक्ति दी है इन्होंने, देखेंगे। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे तपारा, विरह की जगत अवृथा जाई, विरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि विरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन के सागर सागर ही, गज मोती गज कोय,
चंदन के बन बन उपजय विरह के तन तन होय। तो इसमें आप शब्दावलियों को ही देखिएगा, बार बार इसमें विरह शब्द को उठाया गया है। तो इस तरह से विरह शब्द का जहाँ बार बार वर्णन आएगा तो ये कहने वाले कौन है? विरह मतलब ईश्वर के विरह को दर्शाते हुए ये मंझन की मधुमालती से पंक्ति है। आगे देखें, जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है। तो जिसके हृदय में इस तरह का विरह होगा ये संसार उसके लिए स्वच्छ दर्पण हो जाता है। और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। जब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं, ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो भाव रहता है ना हृदय में विरह वाला, तो ये सारे प्रेम मार्गी संप्रदाय के कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संवत 1550 से और 1595 यानी कि पद्मावत का जो रचना काल है उसके बीच की है कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, पद्मावत के रचना काल के बीच की रचना किसको कहा गया है? तो मंझन की मधुमालती को कहा गया है। और बहुत संभव है कि मृगावती के बहुत पीछे लिखी होगी। मृगावती से पीछे है, पद्मावत के पास आसपास की है। तो अगर जो हम आजकल इसमें समय पढ़ते हैं तो वो 1545 हम इसका समय पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोगों को ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा। आगे कहते हैं कि इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्य का संक्षेप में उल्लेख किया है। अब ये जायसी अपना खुद लिखे हैं, पद्मावती अपना खुद पद्मावत लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस रचना में मधुमालती में उनका जो ये बात आ रही है ना कि जो शैली प्रयोग हुई है इस तरह के लेखन की, वो इस शैली में जो सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है कह रहे हैं वो लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत जायसी ने की है कह रहे हैं। अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। तो जायसी ने भी अपने से पहले जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनका उल्लेख किया है। तो क्या कहते हैं ये पंक्ति? विक्रम धसा प्रेम का वारा। अगर जैसे जैसे भ्रमित करने वाला रहता है ना, अगर पूछ ले कि विक्रम धसा प्रेम का वारा किसका है तो हमको याद रहता है कि ये जायसी की पंक्ति है। लेकिन अगर ये पूछ लिया ना, जिस हिसाब से मोटा चावल वाला जो पंक्ति है वो पूछा था कि प्रकरण आदिकाल के प्रकरण 4 से है, मोटा चावल जैसे बड़े लोगों के खाने की चीज़ नहीं समझी जाती, इस तरह से जो कथन आया था, अगर ये पंक्ति देके पूछ लें कि विक्रम धसा प्रेम का वारा, ये पंक्ति किस प्रकरण में शुक्ल जी ने दी है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो प्रकरण 2 में हमको ध्यान रखना है कि ये पंक्ति प्रकरण 2 में आई है। अगर प्रकरण 3 में आई है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, प्रकरण 3 में ये आई है, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि पद्मावत सूफी का भी 3रे प्रकरण में लिखा गया है। लेकिन यहाँ ये पूछ ले कि ये पंक्ति इन्होंने कहाँ पे लिखी है, तो अक्सर ध्यान आएगा कि पद्मावत में लिखी है, लेकिन ये पंक्ति इन्होंने कहाँ दी है? ये मंझन की जो मधुमालती है उसके अंदर इन्होंने ये पंक्तियाँ दे रखी हैं। इसलिए विक्रम धसा प्रेम का वारा को आप ध्यान रखेंगे कि ये किस में दी गई है? मधुमालती के उसमें इन्होंने दे रखी हैं। तो इनकी पंक्ति मिलती है कि विक्रम धसा प्रेम कवारा, सपनावती कह गयो पतारा, मधुपाच मुग्धावती लागी, गगनपुर होएगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयऊ, मृगावती कह जोगी भयऊ, साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू। प्रेमावती कह सुरबर साधा, ऊषा लागी अनिरुद्ध वर बाधा। तो ये पंक्ति फिर से मैं पुनः स्मरण कराऊं कि अगर पूछ ले कि विक्रम धसा प्रेम का वारा, ये पंक्ति किस में दिया गया है, तो ये मधुमालती के अंदर जायसी की पंक्ति है। मधुमालती जो कथा चली है उसी में विक्रम धसा प्रेम का वारा, ये पंक्ति जो जायसी की है वहाँ मिलती है। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि इन्होंने 4 तरह की रचनाओं का वर्णन किया है। एक है मुग्धावती। देखिए पूछते हैं कि किस किस का वर्णन किया है, तो इनके पंक्तियों में देखिए कि विक्रम धसा प्रेम का वारा, सपनावती कह गयूं पतारा, मधुपाच मुग्धावती। तो एक इनकी आ गई मुग्धावती। दूसरा राजकुंवर कंचनपुर गयो, जो राजा हैं वो कंचनपुर गए हैं, तो ये वाली कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरी रचना के संदर्भ में आ रहा है प्रेम आख्यान के लिए मृगावती का, ठीक है। तीसरा है साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कहव्यो, तो तीसरी रचना के रूप में मधुमालती आ रही है। चौथी है प्रेमावती कह सुरधर साधा।
तो तीसरी रचना के रूप में प्रेमावती। तो ये आता है कि जायसी ने अपने उस समय में कितने प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है। तो ये 4 प्रेमाख्यान इनके इन्हीं पंक्तियों में हमको पता चल जाते हैं। तो इनमें से आप ध्यान दीजिए, मृगावती को हम पढ़ लिए हैं और मधुमालती को हम पढ़ लिए हैं, ये दो हम पढ़ लिए हैं। अब प्रेमावती और मुग्धावती ये 2 रचनाएँ ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, यानी कि जो अप्राप्य हैं, इनका कोई पता नहीं है कह रहे। तो यहाँ पे जो 4 रचनाओं की बात जायसी ने की है वो ये 4 रचना है। आगे देखेंगे इन पद्यों में जायसी के, और ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखें साध कुंवर खंडावत जोगू मधुमालती का कीन्ह वियोगी। तो यहाँ पे मधुमालती में जो हम मनोहर पढ़ रहे हैं ना, वो इनकी पंक्ति में इनका नाम मिलता है खंडावत। तो ये 3-4 बातें इसके संबंध में आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है। तो ये पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है। तो जायसी के पहले जो काव्य मिले हैं उन 4 काव्यों का उल्लेख मिलता है जब जायसी लिख रहे हैं। अपनी पद्मावत जो लिखी है उससे पहले के 4 काव्यों का उल्लेख किया। ध्यान रखेंगे काव्य हैं ये, ठीक है। एक है मुग्धावती, दूसरी मृगावती, तीसरी मधुमालती और चौथी प्रेमावती। तो ये ध्यान रखना है। इसमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, तो हम पढ़ते भी हैं इनको सूफी आख्यानों में, इनका पता चल गया है। शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। शेष 2 नहीं मिले हैं, वो कौन है? मुग्धावती और प्रेमावती, ये 2 नहीं मिले हैं। जिस क्रम से नाम आए हैं वह यदि रचनाकाल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिस हिसाब से आप इनका क्रम पढ़ेंगे तो ये मृगावती के पीछे ठहरती है, यानी कि मृगावती के बाद की रचना है, ठीक है। अब जो हम लोग आजकल उसका सन पढ़ते हैं तो 45, यानी कि 40 की रचना है जायसी की पद्मावत और 40 के 5 साल के बाद यानी कि 45 की है इनकी मधुमालती। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो मधुमालती में हम नायक मनोहर पढ़ते हैं इसका नाम जायसी की रचना में नहीं है। वो क्या कहे हैं, वहाँ पर खंडावत नाम आया है। अगर ये प्रश्न बन जाता है कि जो मधुमालती में नायक के रूप में हम मनोहर पढ़ते हैं उसका नाम जायसी के द्वारा क्या दिया गया है, तो जायसी ने उसको खंडावत कहा है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पद्मावत है, जायसी कृत रचना है पद्मावत, पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियाँ किस उसमें मिली हैं, फारसी अक्षरों में मिली हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फारसी अक्षरों में मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियाँ देखी हैं जिस सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है। तो शुक्ल जी मैंने 4 से तात्पर्य है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसी 4 प्रतियाँ देखी हैं, हस्तलिखित प्रतियाँ, जिसमें नायक का नाम ऐसा नाम लिखा रहता है जैसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत और गंधावत। तो इस तरह का उस समय में ये परंपरा थी। कह रहे हैं कि मैंने जो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं वो 4 तरह की प्रतियाँ देखी जिनमें जो नायक रहते हैं उनका नाम खंडावत, कुंडावत, कंडावत और गंधावत ये मिलते हैं। केवल एक हस्तलिपि उनको ऐसी मिली, कह रहे हैं, जो हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मिली है, ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि एक हस्तलिपि मेरे को केवल ऐसी मिली जो हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है, जिसमें साफ मनोहर पाठ है। और ये जो हिंदू विश्वविद्यालय में इनको जो प्रति मिली है उसमें इन्होंने दिया है मनोहर नाम, ठीक है, मनोहर नाम इनको वहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उन्होंने 4 प्रतियाँ पढ़ी, चारों में नायक का नाम कहीं खंडावत, कहीं कुंडावत, कहीं कंडावत, गंधावत मिला, लेकिन एक प्रति इनको ऐसी मिली जो हिंदू विश्वविद्यालय में थी, उस प्रति में नायक का नाम मनोहर मिला है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख मिलता है, अब आगे बता रहे हैं कि उस्मान की ये चित्रावली जो रचना का वर्णन आया है ना, तो ये उस्मान की रचना है। तो कहते हैं शुक्ल जी कि उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख आया है, अब ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बन सकता है कि किन किन रचनाओं में मधुमालती का उल्लेख आया है। देखिए जायसी ने भी किया है, अभी हम उस्मान के उसमें भी आया है पढ़ रहे हैं, तो 2 रचनाओं में हमने देख लिया कि मधुमालती का उल्लेख मिलता है। तो उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर है। अब आपके पास 2 प्रतियाँ ऐसी हो गई, 2 चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे मनोहर नाम मिलता है। एक है हिंदू विश्वविद्यालय में मिली हुई हस्तलिखित प्रति जिसमें जो नायक है उसका नाम खंडावत या कंडावत न होकर के क्या मिलता है, मनोहर मिलता है। दूसरी है उस्मान की रचना, क्या है उस्मान की चित्रावली। चित्रावली में भी एक दोहा या एक ये चौपाई से आई रहती है, इसमें भी ये कहिए कि इनकी पंक्तियों में जो नायक रहता है उसका नाम
मनोहर मिलता है। आइए देखते हैं उस्मान की पंक्तियाँ जिसमें इन्होंने नायक का नाम बताया है। देखिए क्या कहते हैं, मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तहावा। तो प्रेम मनोहर होई तहावा, अब ये पंक्ति भी ध्यान रखनी है आपको साथ ही साथ। मधुमालती होई रूप दिखावा, मधुमालती का रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तहाया, और प्रेम मनोहर, मनोहर उसके रूप को देख करके वहाँ आया। ये पंक्ति कहाँ कही गई है, चित्रावली में मिलती है। यही नाम मधुमालती की उपलब्ध कृतियों में भी पाया जाता है, और जो ये नाम है यही मधुमालती की उपलब्ध जो आज वर्तमान में है, तो मनोहर नाम ही पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जो पद्मावत जायसी की रचना है ना, उससे पहले क्या कहते हैं, मधुमालती जो आई थी उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। अगर पूछा जाए कि वैसे तो आप जानते हैं कि पद्मावत की बहुत प्रसिद्ध है, अगर सूफी काव्य में कोई प्रसिद्ध रचना मानी जाती है तो वो पद्मावत मानी जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि पद्मावत से पहले, है ना, जब पद्मावत नहीं लिखा गया है, पद्मावत से पहले किसकी प्रसिद्धि बहुत थी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मधुमालती की प्रसिद्धि पद्मावत से पहले बहुत थी। जैन कवि बनारसी दास, ये ध्यान रखेंगे, बनारसी दास का नाम आता है, ये जैन कवि है जिनकी क्या मिलती है, आत्मचरित मिलती है। इनकी आत्मचरित जो 1641 में आई थी, संवत 1660, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे ईसवी सन में तो 1641 में, ठीक है। इनकी जो आत्मचरित आती है जिसका नाम हम अर्धकथानक करके पढ़ते हैं, तो उसमें उसके आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय में हाट बाजार जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। तो ध्यान रखेंगे कि जो बनारसी दास जैन जिनको हम पढ़ते हैं अर्धकथानक वाले, इन्होंने अपने आत्मचरित में ये बताया है कि जब वो इश्क मजाजी वाले थे, मतलब इश्कबाज वाले टाइप में थे, तो उस समय इनको मृगावती और मधुमालती ये दो रचनाएं इतनी अच्छी लगी थी कि इन्होंने हाट बाजार, जो इधर उधर घूमना होता है ना, हाट बाजार जाना छोड़ दिया कहते हैं, और वो इनको पढ़ने लगे। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि बनारसी दास ने हाट बाजार जाना, या ये कहिए अपनी इश्क बाजी वाली जीवनचर्या को जब ये जीते थे तो उस समय इन्होंने किन दो रचनाओं को पढ़ा था, किन दो सूफी रचनाओं को पढ़ा था, तो मृगावती और मधुमालती इनको पढ़े थे। तो देखिए क्या कहते हैं, इनकी पंक्ति मिलती है, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। तो ये पंक्ति बनारसी दास जैन की कही हुई है, आत्मचरित में उनकी मिलती है। तो तब से मैं घर में ही बैठा हुआ है, कहते हैं नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, और घर में बैठ के मैं मधुमालती और मृगावती इन दो किताबों को ही पढ़ रहा था, कहते हैं। इसके उपरांत दक्षिण के शायद नसरती ने भी, अब अगले आ रहे मधुमालती पे बहुत लोग लिखे हैं, है ना, तो यहाँ दक्षिण के भी शायर निकलते हैं नसरती। इन्होंने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम का एक प्रेम कहानी लिखी है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भी मधुमालती के तर्ज पे लिखे हुए हैं ना। तो फिर दूसरा प्रभाव किस में पड़ रहा है, दक्षिण के शायर हैं नसरती। नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती को आधार बनाकर दक्षिणी उर्दू में, वो दक्षिण के हैं तो दक्षिणी उर्दू में इन्होंने रचना लिखी गुलशने इश्क, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी रचना है जो मधुमालती के आधार पर लिखी है, तो गुलशने इश्क है, और इसको लिखने वाले कौन है, नसरती हैं। ये भी प्रेम कहानी है, ठीक है। कवित्व सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए, जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। अब शुक्ल जी ने दो मंझन की बात की है। एक मंझन तो मधुमालती की रचना करने वाले हैं, लेकिन एक मंझन और हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो मंझन हुए हैं, एक मंझन बाद में और हुए थे, कह रहे हैं वो कवित्व सवैया बनाने वाले थे, ठीक है, कवित्व सवैया बनाने वाले थे। और इस मंझन को जो मधुमालती के मंझन है उनसे सर्वथा भिन्न समझना चाहिए, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। तो इस तरह से जो आज हमने दो कवियों को पढ़ा, और दोनों को आप एक एक पॉइंट जो आपको बताया उसको स्मरण रखिएगा, खासकर विक्रम धसा प्रेम का मारा ध्यान रखिएगा, और बनारसी दास का ये पंक्ति ध्यान में रखिएगा। ये दोनों पंक्तियाँ और नसरती, ये तीनों चीज़ों का जो वर्णन आता है वो मधुमालती के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम आगे सूफी के कवियों को पढ़ेंगे, क्योंकि जायसी थोड़ा बड़े हैं और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो जायसी का कल हम जायसी के पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे, और पद्मावत महत्वपूर्ण भी है तो उसको समझते हुए कल उस पर क्लास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।